हेलो एवरीवन, वेलकम टू यस स्टडी एजुकेशन। मैं चांदनी फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट पेपर फर्स्ट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम सब एनसीईआरटी बुक क्लास 4 का लेसन 9 से लेकर लेसन 11 तक ईवीएस के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग क्लास 3 ईवीएस का टोटल लेसन कंप्लीट कर चुके हैं तथा क्लास 4 का लेसन 1 से लेकर लेसन 8 तक भी ईवीएस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है और अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको लगे कि मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 बदलते परिवार। जैसा कि इस लेसन से ही पता चल रहा है कि परिवार किस प्रकार बदल रहा है, तो इसमें एक कहानी दिया हुआ है कि निम्मी एक लड़की है जिसके घर में एक नन्ही सी बहन का जन्म होता है और उसके जन्म के बाद निम्मी अपना दिन कैसे बिताएगी, माँ अब क्या क्या नए काम करेगी, पिताजी दादा चाचा चाची दिन भर के कामों में निम्मी की नई बहन के आने से कैसे बदलाव हो जाएंगे, ये सब इस चैप्टर में दिया हुआ है। एक दूसरा परिवार है जो शेरिंग का परिवार है। फिर शेरिंग के परिवार में उसके पिताजी के ऑफिस से एक लेटर आता है जिसपे शेरिंग के पिताजी का ट्रांसफ़र होता है और उनका प्रमोशन हो जाता है और वे दूसरे शहर चले जाते हैं। तो फिर उसके परिवार में किस प्रकार बदलाव होता है वही सब इस चैप्टर में दिया हुआ है। इस चैप्टर में कुछ खास नहीं दिया हुआ था। रंगारेड्डी जिला के बारे में दिया हुआ था। तो रंगारेड्डी जिला आंध्र प्रदेश में है। एग्जाम में पूछ सकता है कि रंगारेड्डी जिला कहाँ है, तो वो आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद में जो सेकेंड पॉइंट है, यहाँ कैंप लगाकर कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। उत्तर प्रदेश में जब कम उम्र की लड़कियां होती है और उसकी शादी कर दी जाती है तो वैसी लड़कियों को कैंप लगा के वहाँ स्कूल भेजा जाता है। उसके बाद में जो अगला टॉपिक है वो है बाल विवाह कानून। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, तो इसके तहत लड़की की शादी की आयु कम से कम 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष है। तो आप लोग बोलेंगे कि ये तो हमें पता ही है, लेकिन इस चैप्टर में ये लिखा हुआ था इसलिए मैं लिख दी हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो इसे भी आप समझ लीजिए। और इसके बाद में ये इस लेसन में इतना ही था। अब हम लोग आते हैं लेसन 10 जिसका नाम है हुतुतु हुतुतु। जैसा कि अब चैप्टर से ही पता चल रहा है, हुतुतु एक प्रकार का खेल है जिसमें कबड्डी और खो खो के बारे में दिया हुआ है इस चैप्टर में। तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली है और पेशे से वेट लिफ्टर है। कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली है, तो वो आंध्र प्रदेश की। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और वे पेशे से क्या है, तो वे पेशे से एक वेट लिफ्टर है। उसके बाद में जो अगला पॉइंट है, कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में फर्स्ट कांस्य पदक जीत चुकी है। कर्णम मल्लेश्वरी जो था वो ओलंपिक के खेल जब हुआ था उसमें पहला जो कांस्य पदक थी वो कर्णम मल्लेश्वरी ही जीती थी। उसके बाद में जो अगला पॉइंट है, ये 12 वर्ष से वजन उठाने का प्रयास कर रही है और अब वह एक बार में 130 केजी वजन उठा लेती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 130 केजी कह रहा है और ये 12 वर्ष से ही वजन उठाने का प्रयास कर रही है। यहाँ पे हो सकता है सीटेड आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे आपका वर्ष चेंज कर दे 10 वर्ष 11 वर्ष या 9 वर्ष कुछ भी दे सकता है। और यहाँ पे जो 130 के जगह पे आपको कुछ भी यहाँ पे दे सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है, ये भारत के बाहर 29 मेडल जीत चुकी हैं। जो कर्णम मल्लेश्वरी है ये भारत के बाहर 29 मेडल जीत चुकी हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट है, इनके पिता पुलिस में हवलदार है। ये देख लीजिएगा, यहाँ पे दे देगा हवलदार की जगह पे कुछ भी दे देगा, तो इनके पिता पुलिस में हवलदार है। उसके बाद में जो एक नोट है, कर्णम मल्लेश्वरी प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक जीती है। इस पॉइंट को आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये देखिए, ये कर्णम मल्लेश्वरी है जो ओलंपिक में फर्स्ट कांस्य पदक जीत चुकी है।
इसके बाद जो अगला टॉपिक है, 3 बहनों की कहानी। इसमें 3 बहनों के बारे में दिया गया है, जिसमें ज्वाला, लीला और हीरा, ये 3 बहनें रहती हैं और ये मुंबई में रहती हैं। ज्वाला, लीला और हीरा 3 बहनें हैं जो मुंबई में रहती हैं। ये तीनों बहनें कबड्डी खेलती थी और दूसरे को सिखाती भी थी। अभी ये मुंबई में रहती हैं, लेकिन पहले ये कबड्डी खेलती थी और उस दूसरे को सिखाती भी थी। इन्होंने कबड्डी का एक क्लब बनाया। जो ये तीनों बहनें थी, इन्होंने कबड्डी का एक क्लब बनाया जो आज कई सालों के बाद भी चल रहा है। तो ये जो क्लब बनाया वो अभी भी कई सालों के बाद भी ये चल रहा है। पिता की मृत्यु के बाद उनकी माँ और मामाओं ने तीनों को पाला। इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद इनकी माँ और मामा इनको पाले थे और दोनों मामा खो खो और कबड्डी खेला करते थे। दोनों मामा जब खो खो और कबड्डी में थे, तो इसलिए जो ये तीनों बहनें थी ये भी खेल के क्षेत्र में चली गई। कबड्डी में 7-7 खिलाड़ी और खो खो में 9-9 खिलाड़ी होंगे। यहाँ पे ऐसे क्लियर नहीं किया हुआ था, सीधा दिया हुआ था कि कबड्डी में टोटल 15 खिलाड़ी दिए हुए थे और इसमें ये लिखा हुआ था कि अगर दोनों खिलाड़ी को बांट दिया जाए तो कितने खिलाड़ी होंगे। तो इसलिए मैं इसको बांट दी हूँ, 7-7 खिलाड़ी और खो खो में 9-9 खिलाड़ी होंगे। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ देखिए ये तीनों बहनें कैसी हैं। बिल्कुल ये तीनों बहनें दादी नानी की जैसी लगती हैं। जैसा कि आम नानियाँ होती हैं वैसे ये तीनों लग रही हैं देखने में। नेक्स्ट लेसन है लेसन 11, फुलवाड़ी। जैसा कि फुलवाड़ी से ही लग रहा है कि यहाँ पे फूल बहुत ज़्यादा होंगे। सबसे जो पहला पॉइंट है वो है फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी क्या होगी? तो फूलों की घाटी उत्तरांचल, जिसको उत्तराखंड कहा जाता है, में पहाड़ों के बीच पाई जाती है, जहाँ फूल ही फूल होते हैं। या कराए की जो फूलों की घाटी है वो उत्तरांचल में पहाड़ों के बीच पाई जाती है और जहाँ फूल ही फूल होते हैं। इसमें सारे फूल कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें सारे फूल जो है कुछ ही हफ्तों के लिए। ये जो मैं जितना भी पॉइंट इसमें फूलों की घाटी में लिखी हुई हूँ, ये पूरे पॉइंट यानी कि इसमें पूरा 6 पॉइंट है और 6 पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा। एक पॉइंट को भी आप इग्नोर ना करें, नहीं तो आपके EVS में कम मार्क्स आ सकते हैं। इसलिए मैं जो भी बता रही हूँ उस एक पॉइंट को ध्यान से देखें और आप अपना सीटेट क्वालिफाइड करें। तो इसमें बहुत सारे फूल जो है कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। उसके बाद में जो अगला पॉइंट है, झाड़ियों में लाल फूल लगे हुए रहते हैं। यहाँ देखिएगा, एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दे सकता है कि झाड़ियों में कैसे फूल लगे हुए रहते हैं? लाल फूल लगे हुए रहते हैं। और पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल खिलते हैं, इसको भी देख लीजिएगा। हो सकता है एग्जाम में आपको दे दे कि पत्थरों के बीच में लाल फूल लगे हुए रहते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान से देखिए। इसके बाद में अगला जो पॉइंट है, मैदान में पीले पीले फूल कालीन के जैसे खिले रहते हैं। तो मैदान में कैसे फूल रहते हैं? तो वो पीले पीले फूल रहते हैं और वो भी पीले पीले फूल कैसे रहते हैं? तो कालीन के जैसे रहते हैं। एक एक पॉइंट को देखिए। उसके बाद में जो अगला पॉइंट है, नीला फूल घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे खिलते हैं। देख लीजिए, छोटे छोटे तारों जैसे। हो सकता है नीला के जगह पर यहाँ पे लाल दे दे, सफ़ेद दे दे, पीला दे दे, कुछ भी दे सकता है। इसलिए ये जो जितना भी पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान से देख लीजिएगा। अगला जो टॉपिक है वो है मधुबनी पेंटिंग के बारे में दिया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा। बिहार के मधुबनी जिला में त्योहारों एवं खुशी के मौके पर वहां के घरों के दीवारों तथा आंगन में तरह तरह के चित्र बनाए जाते हैं, जिसे मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। मधुबनी पेंटिंग को मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। और यह कहाँ पे है? तो बिहार के मधुबनी जिला में है ये। और ये कब मनाया जाता है? तो त्योहारों एवं खुशी के मौके पर यह घरों के दीवारों तथा आंगन में तरह तरह के चित्र बनाए जाते हैं। उसके बाद में जो अगला पॉइंट है वो है, इसमें इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पानी, मछली एवं अन्य जीव जंतु के चित्र साथ में बनाए जाते हैं। मधुबनी पेंटिंग में जो है इंसान का भी चित्र रहता है, जानवर का भी रहता है, पेड़ का भी रहता है, फूल का भी रहता है, पानी का भी रहता है और मछली एवं अन्य जीव जंतु के चित्र साथ में बनाए जाते हैं। देख लीजिएगा, इसमें इंसान का भी रहता है। ये ध्यान देने की बात है कि इंसान का भी रहेगा और जानवर का भी रहेगा। तो ये जो पॉइंट है इसको एकदम ध्यान से देखिए।
उसके बाद में अगला पॉइंट है, यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाया जाता है। ये जो चित्र बनाया जाता है वो पीसे हुए चावल के घोल से बनाया जाता है और उसमें रंग मिला दिया जाता है, उसके बाद ये बनाया जाता है। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है, इस रंग को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों का रंग आदि प्राकृतिक स्रोतों का इस्तेमाल होता है। जब ये रंग बनाया जाता है तो इसमें प्राकृतिक स्रोतों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसमें नील, हल्दी और फूल, पेड़ों का रंग होता है। उसके बाद में अगला नोट है, उत्तर प्रदेश में कचनार की फूलों की सब्जी। इस चीज़ को एकदम ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश में किसकी सब्जी बनाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी, केरल में केले के फूलों की सब्जी और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा इसे। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो है सालन। तो जिस प्रकार सूखी सब्जी होती है उसी प्रकार तरीदार सब्जी को सालन कहा जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, गुलदावरी और जीनिया जैसे फूलों से रंग बनाए जाते हैं। इसको भी ध्यान से देखिए, किसके किसके फूलों से रंग बनाया जाता है, तो गुलदावरी और जीनिया के फूलों से रंग बनाया जाता है। उसके बाद में जो अगला टॉपिक है वो है दादी माँ के नुस्खे। तो इसमें जो है दादी माँ क्या क्या बात बता रही है, जैसे पहले के लोग को थोड़ा बहुत चोट लग जाता था तो वो अपने घरेलू उपचार से ही वो अपने बीमारी को दूर कर लेते थे। ठीक उसी प्रकार इसमें दिया हुआ है कि दादी माँ के नुस्खे के अनुसार यदि हम गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लेते हैं और इसमें कुछ बूंद नींबू का रस डाल देते हैं तो इसके इस्तेमाल से हमारी त्वचा सर्दियों में नहीं फटती है। दादी माँ के नुस्खे के अनुसार अगर गुलाब जल और ग्लिसरीन को दोनों बराबर मात्रा में मिला दिया जाता है और इसमें कुछ बूंद नींबू का रस डाल दिया जाता है और इसके इस्तेमाल से सर्दियों में जो त्वचा फटती है वो फटना बंद हो जाएगी। इस चैप्टर में कन्नौज के बारे में पढ़ना है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला किसके लिए मशहूर है, तो इत्र के लिए। ध्यान दीजिएगा इसको। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। इन तीनों को देख लीजिएगा कि जब फूल से क्या क्या तैयार किए जाते हैं, तो इत्र, गुलाब जल और केवड़ा। हो सकता है ऑप्शन में दे दे कि फूलों से क्या क्या चीज तैयार किया जाता है, ऑप्शन में इत्र, गुलाब जल, केवड़ा और कुछ और दे दे, इसलिए एक एक टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। इत्र की एक छोटी सी शीशी बहुत सारे फूलों से बनती है। इन फूलों का शुद्ध अर्क होता है। तो इत्र की जो छोटी सी शीशी होती है वो बहुत सारे फूलों से बनती है और इन फूलों का शुद्ध अर्क होता है। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है, बन्ना दुल्हा को कहा जाता है। इस चीज को ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है, मनी प्लांट एक ऐसे पेड़ पौधे हैं जिन पे कभी फूल नहीं खिलते हैं। इसको भी ध्यान से देखिएगा कि मनी प्लांट है जिसपे फूल नहीं खिलते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है, सूखे हुए फूलों से सुंदर कार्ड भी बनाया जा सकता है। इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। थैंक यू।